चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र के आगे का पार्ट आज हम लोग पढ़ते हैं। आज आपका पाचन तंत्र पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोग मुख के संबंध में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने लार और दांत के संबंध में पढ़ा। इसके बाद आ गए थे हम लोग ग्रसनी। ग्रसनी के बाद हम लोग पढ़ रहे थे आमाशय के बारे में। आमाशय के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? आमाशय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि आमाशय में मुख्य रूप से किस भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। तो आमाशय में पाचन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसमें नहीं होता। आमाशय में पाचन होता है किसका? प्रोटीन का। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद आमाशय से ही हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, आमाशय में भोजन को किस नाम से जानते हैं? तो आमाशय में भोजन को कहा जाता है काइम। और मुख में क्या किस नाम से जाना जाता है? तो बोलस के नाम से। तो आमाशय के बारे में पढ़ चुके थे। आमाशय के बाद इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि आमाशय में ही एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहा जाता है जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रस को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हमने बताया, इसे कहा जाता है जठर रस, या इसी को गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इस जठर रस में मुख्य रूप से, यानी जठर ग्रंथि में मुख्य रूप से कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? हम लोग पढ़े थे कि इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन 3 प्रकार की कोशिकाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पहले प्रकार की कोशिका थी गॉबलेट, उससे स्राव होता है किसका? श्लेष्मा का। इसके बाद दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी कौन सी? तो दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल से किसका स्राव होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था एंजाइम स्रावित होता है जिसे कहा जाता है कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। इसके बाद तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने कि तीसरी सेल जो होती है जिसे बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, इससे स्राव होता है किससे का? HCl का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसी के आगे जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पाचन तंत्र में जो आपने पढ़ा कि 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जठर ग्रंथि में। तो जठर ग्रंथि में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? 3 प्रकार की। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी कौन सी? गॉबलेट सेल। दूसरी वाली कोशिका किस नाम से जानी गई थी? तो दूसरी थी आपकी पेप्टिक सेल। और तीसरी थी आपकी ऑक्जेंटिक सेल। इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी, जैसे गॉबलेट सेल से अभी आपने पढ़ा स्राव होता है किसका? श्लेष्मा का। पेप्टिक से स्राव होता है पेप्टोन का, पेप्सिन का। और ऑक्जेंटिक सेल से किसका स्राव होता है? तो ऑक्जेंटिक सेल से स्राव होता है HCl का। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया पेप्सिन किसको किस में परिवर्तित करता है? तो ये प्रोटीन को पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि स्तनधारियों के बच्चों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो दूध से धुली हुई प्रोटीन का पाचन करता है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे ये पेप्टिक सेल है, इसी से स्रावित होता है पेप्सिन, और इसी से एक एंजाइम स्रावित होता है जिसे रेनिन के नाम से भी जाना जाता है।
एक दूसरा एंजाइम स्रावित होता है, ये तो हो गया आपका। ये रेनिन एंजाइम मुख्य रूप से बचपन की अवस्था में ज़्यादा विकसित यानी बचपन में ज़्यादा स्रावित होता है, या इसे वयस्क अवस्था में भी ये स्रावित होता रहता है लगातार मानव शरीर में। ये एंजाइम जो होता है ये केवल स्तनधारी वर्ग में स्रावित होता है, केवल स्तनधारी वर्ग में स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है जो भी दूध से धुली हुई या दूध की जो प्रोटीन है, इस दूध की प्रोटीन का पाचन करना मुख्य रूप से रेनिन एंजाइम का कार्य होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, दूध से धुली प्रोटीन या दूध की में प्राप्त होने वाली प्रोटीन का पाचन करने के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? रेनिन। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो ये आपकी पेप्टिक सेल से, और पेप्टिक सेल कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि में, और ये मुख्य रूप से भाग है किसका? आमाशय। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगला पॉइंट बताएं इसमें। इसमें देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है, तो ये रेनिन एंजाइम उसे किस में बदल देता है? तो ये रेनिन एंजाइम दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को केसीन में बदल देता है। केसीन में ये रेनिन क्या करता है? दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है इसको बदलता है केसीन, या इसी को एक नाम और दिया जा सकता है, यहाँ पर आपसे लिख सकता हो कैल्शियम पैरा कैसिनेट। तो ये बदला जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद अगली बात आती है HCl की। HCl क्या करता है? देखिए HCl का मुख्य कार्य होता है कि जितने भी हानिकारक जीवाणु भोजन में पहुंचे, यानी हानिकारक जीवाणु जो भोजन में पहुंचे हैं, इनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? ये HCl। दूसरा, HCl भोजन को अम्लीय बना देता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसलिए ये भोजन को कैसा बना देगा? अम्लीय। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आमाशय में भोजन किस प्रकार का हो जाता है? तो आमाशय में भोजन अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि इसमें HCl पाया जाता है, और HCl का स्राव किस सेल या कोशिका से होता है? तो ये ऑक्जेंटिक कोशिका या ऑक्जेंटिक सेल से होता है। तो ये भी आप नोट कर ले जल्दी। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, सबसे बड़ा स्थल पर पाया जाने वाला स्तनधारी कौन? स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? पहला क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी जल स्थल सबको मिला के कौन? तीसरा क्वेश्चन, सबसे
छोटा स्तनधारी कौन है? इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा स्तनधारी कौन है? तो ये 4 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट करिएगा। 4 क्वेश्चन हम फिर से बोल रहे हैं। सबसे बड़ा स्थल पर पाया जाने वाला स्तनधारी कौन है? इसका नाम। दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी ओवरऑल जल और स्थल को मिलाकर कौन है? इसके बाद सबसे छोटा स्तनधारी कौन है? और इसके बाद सबसे लंबा स्तनधारी कौन है? तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा और लिखने के बाद इसको कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा। इन 4 क्वेश्चनों के आंसर क्या है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। पाचन तंत्र में अगली बात आती है अग्नाशय। तो हेडिंग डाल दीजिएगा अग्नाशय। इसके बाद नेक्स्ट अग्नाशय। अग्नाशय से स्रावित होने वाले रस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अग्नाशय रस के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और कई बार पूछे जाने के साथ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस रस को या किस जूस को या किस पदार्थ को जो मानव शरीर के भीतर स्रावित होता है उसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है अग्नाशय रस को। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय रस को। अग्नाशय रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। इसके बाद पूर्ण पाचक रस इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पूर्ण पाचक रस में यानी अग्नाशय रस में तीनों जटिल अणुओं के पाचन की शक्ति होती है, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट और तीसरा प्रोटीन। तो लिख लीजिएगा तो पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय रस को। इसके बाद अगली बात आती है आपकी पाचन तंत्र में यकृत। यकृत को लीवर या कई जगह इसे जिगर भी कहा जाता है।
लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन इससे बनता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत या लीवर। चलिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। वीडियो को रोक रोक करके जो क्वेश्चन मैंने बोले 5 क्वेश्चन, इनको जरा आंसर दीजिए। अब यकृत की बात आती है, तो यकृत के संबंध में हम लोग पढ़ सकते हैं कि इसमें एक उपनाम इसे और दिया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मानव शरीर की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मानव शरीर की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, यकृत को। फिर हम अगला पॉइंट है, अच्छा इसे एक क्वेश्चन बताइएगा, प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है। आप लोग प्रयोगशाला कहे जाने का कारण या तो कमेंट बॉक्स पे लिखें, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको। इसे प्रयोगशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके शरीर में जितने भी भोज्य पदार्थ पहुँचते हैं वो मोस्टली किस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो अमोनिया के रूप में होते हैं। यहाँ से होता क्या है कि जो पदार्थ अमोनिया के रूप में पहुँचे तो ये क्या करता है, आपका जो यकृत है, ये यकृत अमोनिया युक्त पदार्थों को परिवर्तित कर देता है। और ये अमोनिया को किस रूप में परिवर्तित करता है, तो ये अमोनिया को यूरिया के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो अमोनिया यूरिया के रूप में परिवर्तित हो जाती है कहाँ पर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अमोनिया यूरिया में कहाँ पर परिवर्तित होती है, तो ये आपकी परिवर्तित हो जाती है यकृत में। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की प्रयोगशाला कौन सी है, तो ये यकृत है। और अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होती है, यकृत में। इसके बाद एक प्रयोगशाला में बनाया गया, आप सबको मालूम है क्वेश्चन बनता है, प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कृत्रिम पदार्थ कौन सा था, तो वो आपका यूरिया था। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम अगला पॉइंट होता है, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। लेकिन अगर इसी जगह क्वेश्चन और बन जाए कि पित्त रस संचित कहाँ पर होता है, तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी लिख करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, जबकि पित्त रस संचित कहाँ पर होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइएगा। चलिए हम आंसर बता देते हैं इसका। पित्तरस संचित कहाँ पर होता है, तो पित्तरस संचित होता है आपका पित्ताशय में। पित्तरस कहाँ पर संचित होता है, ये संचित होता है पित्ताशय में।
ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हिपैरिन के बारे में। आप लोग रक्त वाला जब टॉपिक पढ़ रहे थे तो रक्त के में जब हम पढ़ा रहे थे तब आपको एक चीज हमने बताई थी हिपैरिन कि मानव शरीर के भीतर किस रसायन के कारण मानव का रक्त में जमाव नहीं होता है, तो आपने आंसर लगाया था उसका हिपैरिन जब आप लोगों ने पढ़ा था। क्वेश्चन बनता है कि ये जो हिपैरिन है इसका स्राव कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा हिपैरिन का स्राव भी यकृत से ही होता है। तो हिपैरिन कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। इसको लिख लीजिएगा, फिर हम हटा दें इसको। अब जरा थोड़ा सा पित्त रस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पित्त रस के बारे में पहला पॉइंट ये बनता है कि पित्त रस में क्या कोई एंजाइम पाया जाता है, तो पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। लिख लीजिएगा, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्त रस का कार्य क्या है, तो पित्त रस का मुख्य कार्य होता है वसा की बड़ी मात्रा को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। वसा की बड़ी मात्रा को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, जब वसा की बड़ी मात्रा छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती है तो इसी को कहा जाता है पायसीकरण। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा, या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पायसीकरण की क्रिया या भोजन के पायसीकरण की क्रिया या वसा का पाचन कहाँ पर होता है, तो वसा का पाचन आपका कहाँ पर होगा, यकृत में। एक क्वेश्चन बनता है कि वसा की बड़ी मात्रा को छोटे छोटे भागों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, पायसीकरण। पायसीकरण की क्रिया किसके माध्यम से होती है, तो पायसीकरण होता है पित्त रस के माध्यम से। यह भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली बात आती है कि पित्त रस में क्या क्या पाया जाता है, तो पित्त रस में मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती हैं। अब पित्त रस में 3 चीजें कौन कौन सी पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये इसलिए याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूर मालूम होना चाहिए कि पित्त रस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहली चीज जो आती है इसमें वो है पित्त लवण, यानी पहला भाग पित्त लवण। इसके बाद दूसरा भाग आता है इसमें पित्त वर्णक, पित्त वर्णक। इसके बाद तीसरा भाग आता है कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल के संबंध में हम आपको पिछली क्लासों में जब फैट पढ़ा रहे थे तो
HDL, LDL और ये सब करके हम आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के संबंध में आप वहाँ से पढ़ सकते हो। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर होता है, तो ये पित्त रस का ही एक भाग है। इसके बाद पित्त वर्णक क्या है? पित्त वर्णक के कारण इसके रंग निर्धारित होते हैं, जिसके कारण ये हल्के हरे या पीले रंग का पाया जाता है। इसके बाद पित्त लवण क्या है? पित्त लवण का मतलब जो इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं वो है। तो कुल मिला के आपको 3 बातें याद रखनी चाहिए। 3 चीजें क्या है? अब पित्त वर्णक से आपको 2 चीजें जो खास तौर पर याद रखनी होंगी वो इम्पोर्टेंट है कि पित्त वर्णक 2 मुख्य रूप से होते हैं। एक को बोला जाता है बिल रूबिन और एक को बोला जाता है बिलू बर्डिन। बिलरूबिन और बिलूबर्डिन, तो नोट कर लीजिएगा। इसमें 2 वर्णक पाए जाते हैं, बिलरूबिन और बिलूबर्डिन। नोट कर लिया। अब ये जो पित्तरस में 2 वर्णक पाए जा रहे हैं, अगर आपके रक्त में इनको RBC अवशोषित कर लेती है तो ये रक्त के साथ अवशोषित होकर के पूरे शरीर में घुलते जाते हैं। अगर आपके शरीर में RBC इसे लेने से मना कर दे तो बिलरूबिन और बिलूबर्डिन का अवशोषण जब आपके शरीर में होना बंद हो जाता है, यानी रक्त के साथ घुलित होना बंद हो जाता है, तो यह पूरे शरीर की मांसपेशियों में फैलने लग जाता है, जिसके कारण शरीर का रंग बदलने लगता है। और इसी के कारण एक रोग होता है जिसे कहा जाता है पीलिया। यही वर्णक आपके शरीर में फैलने लगता है। इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। किसका अवशोषण रक्त में या किसका घुलन रक्त में बंद हो जाने के कारण पीलिया रोग होता है? बिलरूबिन और बिलूबर्डिन के कारण। तो लिख लीजिएगा इसको उसी के नीचे। अब हम इसी के बाद अगला टॉपिक बताते हैं आपको इसी में। हम होगी उनके आ रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला टॉपिक देखिए, हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें फिगर में समझाना है आपको।
देखिए सबसे पहला ये भाग आप लोग पढ़ चुके हो, मुख, ये ग्रसनी, ये भाग होता है आपका आमाशय, ये भाग होता है अग्नाशय, ये भाग होता है आपका यकृत, ये आपका पित्ताशय। इसके बाद यहाँ से ये यकृत से यहाँ से आकर के मिलता है आपका पित्तरस, यानी यकृत से आपका पित्तरस यहाँ स्रावित होता है और स्रावित होने के बाद यहाँ पित्ताशय में संचित रहता है और यहाँ से स्रावित होने के बाद ये आमाशय में मिलता है और यहाँ से ये आगे जा करके एक नलिका यहाँ पर मिली होती है और इधर अग्नाशय से अग्नाशयी रस और पित्ताशय से पित्ताशयी रस दोनों जा करके यहाँ पर मिल जाते हैं और इसके बाद भोजन आपका सीधे छोटी आंत में चला जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस और यकृत से निकलने वाले यानी पित्ताशय से निकलने वाले पित्त रस के मिलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन लिखिएगा, आप लोग बोल दे रहे पित्त रस तथा अग्नाशयी रस जब दोनों में एक साथ मिलते हैं तो ये स्थान क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है डोडेनम। डोडेनम कहा जाता है, इसे डोडेनम कहा जाता है। अब शायद आपको याद हो कि पित्त रस और अग्नाशय रस कहाँ मिलते हैं? डोडेनम में। डोडेनम हम आपको पहले किसी एक भाग में पढ़ा चुके हैं कि डोडेनम किसका एक भाग होता है। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग होता है डोडेनम, डोडेनम, दूसरा भाग होता है जुजेनम और तीसरा भाग होता है इसका इलियम। तो इस डोडेनम में यानी छोटी आंत का जो पहला भाग है डोडेनम, यहाँ पर आकर के ये पित्त रस और अग्नाशयी रस एक दूसरे में मिल जाते हैं और आगे जाकर के ये छोटी आंत में पहुंच जाते हैं। अब छोटी आंत में जब ये पहुंचते हैं तो छोटी आंत में पहला भाग डोडेनम, दूसरा भाग जुजेनम और तीसरा भाग इलियम कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव में भोजन का सर्वाधिक पाचन या अंतिम रूप से पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, हम बोल दे रहे हैं आपको, सर्वाधिक पाचन क्रिया संपन्न होती है कहाँ पर? छोटी आंत में। सर्वाधिक पाचन क्रिया संपन्न होती है छोटी आंत में। इसके बाद अगला पॉइंट, नोट कर लिया होगा तो मैं नोट कर लीजिएगा जल्दी। छोटी आंत के बाद भोजन पहुंचता है आपका बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के भी हमने आपको बताए थे कि बड़ी आंत के भी कौन कितने भाग होते हैं? तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग होता है, इसको बोलते हैं सीकम, दूसरा कॉलम और तीसरा रेक्टम।
इसके बाद भोजन आपका क्षुधा द्वार के माध्यम से या गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और मनुष्य यानी मानव किस प्रकार का प्राणी है, तो मानव एक यूरोटॉक्सिक यानी सॉरी मानव एक यूरियोटोलिक प्राणी है, क्योंकि मानव में उत्सर्जन की क्रिया यूरिया के रूप में होती है, इसलिए मानव को यूरियोटोलिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद ये आपका यहाँ से ये टॉपिक हो जाता है। कुछ अलग से क्वेश्चन है वो भी हम बता दे रहे हैं आपको, इसको नोट करिएगा। अब बात आती है पाचन की, तो बात हो गई। अवशोषण, अवशोषण से भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। देखिए पाचन तो हो गया कि भोजन को एक रूप से यानी जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित कर देना, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अवशोषण, अवशोषण का अर्थ होता है कि भोजन ने उस यानी शरीर ने उस भोजन में जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। और हमने बताया था कि किसी भी भोजन के स्तर पे बात की जाए, मानव द्वारा या किसी भी जीव जंतु द्वारा किसी भी भोज्य पदार्थ के 100% में से 10% ऊर्जा ही ग्रहण की जा सकती है। 90% जो आपका शेष भाग होता है वो आपके मल के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाता है। सिर्फ 10% भोज्य पदार्थों का प्रयोग ही या अवशोषण ही शरीर में हो पाता है। अवशोषण के संबंध में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अवशोषण क्रिया होती क्या है, तो सबसे पहले इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख ले सकते हैं कि पचित भोजन के रुधिर में मिल जाने को अवशोषण कहा जाता है। दूसरा, सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है, लिख लीजिएगा सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। यानी पाचन की सर्वाधिक क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में। इसके बाद सर्वाधिक अवशोषण भी कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। इसके बाद अगला पॉइंट बनता है, चलिए यहाँ तक नोट करिएगा, फिर अगला पॉइंट आता है। अवशोषण कहाँ कहाँ पर किन किन रूपों में होता है, थोड़ा सा डिटेल से हो जाएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला अवशोषण की क्रिया में मुख में किन चीजों का अवशोषण होता है, यानी मुख में। इसके बाद दूसरा आता है आमाशय में, जब भोजन आता है तो किसका अवशोषण करता है, आमाशय। इसके बाद तीसरी बात आती है छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है। इसके बाद चौथा आता है बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है। तो 4 जगह आपको याद रखनी है, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी पचित भोजन के रुधिर में मिल जाने को अवशोषण कहते हैं। सर्वाधिक अवशोषण क्रिया कहाँ पर होती है, छोटी आंत में होती है। अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर होता है, 4 जगह, मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। ये आप लिख लीजिएगा कि मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत। अब इनमें किन चीजों का अवशोषण होता है वो हम बताने जा रहे हैं। लिखिए, हम बोर्ड को थोड़ा सा खाली कर लें।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर क्वेश्चन यहाँ से बन गया है तो आपको आंसर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए अवशोषण में मुख में किसका अवशोषण होता है, तो सबसे पहली बात मुख में हम लोग पढ़ लेते हैं कि मुख में किसका अवशोषण होता है। जितनी भी आप आयुर्वेदिक औषधियां लेते हैं, औषधियों का अवशोषण मुख में ही हो जाता है। इसीलिए शायद आप लोगों को मालूम हो, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है आयुर्वेदिक औषधियाँ कहाँ पर अवशोषण होता है इनका, तो आयुर्वेदिक औषधियों का अवशोषण मुख में होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवा में आपका जब भी यूज करने के लिए डॉक्टर बोलता है तो आपसे कुछ चीज़ें खाने से मना कर देता है, या आप इन चीज़ों को मत खाइएगा क्योंकि इनका असर काफ़ी लंबे समय तक मुंह पे रहता है, जिससे औषधियाँ अपना परिणाम जो देना होता है वो उचित परिणाम नहीं दे पाती। इसलिए क्योंकि औषधियों का अवशोषण आपके कहाँ पर होता है, मुख में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। इसके बाद अवशोषण की दूसरी क्रिया में यानी आमाशय में किसका अवशोषण होता है, तो आमाशय में ग्लूकोज तथा एल्कोहल का अवशोषण होता है। ग्लूकोज तथा एल्कोहल का अवशोषण कहाँ पर होता है, आमाशय में। इसके बाद बात आती है छोटी आंत। यहाँ पर खनिज तत्वों का अवशोषण होता है। इसके बाद चौथा है बड़ी आंत। इसमें जल तथा कुछ लवण का अवशोषण होता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते आते हैं जिसमें से इससे और इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछेगा, लिख लीजिएगा फिर हम अगला बताएं आपको। तो उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। नोट करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं पाचन तंत्र का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये आपका ख़त्म हो चुका है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी है, वो जब मैं वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा। इसके बाद आपको उम्मीद है कि थोड़ा सा नॉइज़ प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन अब कुछ हद तक मैंने कम करने का प्रयास किया है। लेकिन अब फिर भी अगर लाइटिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत है या और भी कोई दिक्कत है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स पे लिख करके डालिएगा। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए सभी लोग शाम को उपस्थित जरूर रहें वीडियो के लिए। और कुछ लोग वीडियो देखने के बाद उसको लाइक भी नहीं कर रहे हैं तो उसको लाइक करिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।